हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं आपका। और मैं इसी तरह मैं यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको वॉच करने की कोशिश कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि आप अच्छे से अपने जीएस नॉलेज को बढ़ा पाएंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए विद बेल आइकन बटन के साथ में, ताकि और भी जितने भी आगामी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 24th पार्ट की, और इसमें भी मैंने वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और अपने जीएस को बढ़ाइए। तो बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताना है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। नंबर 1 एंथोलॉजी, 2 एग्रोस्टोलॉजी, 3 फिनोलॉजी और 4 पोलिनोलॉजी। तो आपको बताना है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, हाँ, एकदम सही। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंथोलॉजी, यानी कि एंथोलॉजी की शाखा के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। बात करें अपन एग्रोस्टोलॉजी की, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अपन घासों का अध्ययन, जो ग्रासेज होती है, घास होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। फिनोलॉजी की बात करें तो इसको सबसे पहले चार्ल्स मोरान द्वारा इसको बताया गया था, इसके बारे में बताया गया था। और इस फिनोलॉजी शाखा के अंतर्गत प्रकृति में जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनके कारणों का और उन घटनाओं के समय के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि फिनोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले चार्ल्स मोरान ने बताया था कि इसके अंतर्गत प्रकृति में जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं और उनके कारण व उन घटनाओं के बारे में जानकारी का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिनोलॉजी के अंतर्गत। बात करें पोलिनोलॉजी, तो पोलिनोलॉजी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी के जीवन के इतिहास के बारे में और जो चट्टानों की जो संरचनाएं हैं, इनकी चट्टानें किस तरह से बनी, किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ, उन सभी का अध्ययन किया जाता है पोलिनोलॉजी के अंतर्गत। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैक्टस में सूल, स्पाइन जिसे कांटे कहते हैं, किसका रूपांतरण है? नंबर 1 तना, 2 अनुपर्ण, 3 पत्ते और 4 कलियां। तो आपको बताना है जो कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन लीव्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं वो कैक्टस में सूल का रूपांतरण होता है। कैक्टस आपने देखा होगा, जो कैक्टस के अंदर जो कांटे होती है वो जो स्पाइन्स होती है वो उसके पत्ते का रूप होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? नंबर 1 कमल, 2 सूर्यमुखी, 3 रेफ्लेसिया और 4 ग्लोरी लिली। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर्स है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रेफ्लेसिया, यानी कि रेफ्लेसिया ऐसा पुष्प है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, तो इसके बारे में सबसे पहले जो उनका नाम था सर थॉमस स्टैनफोर्ड ने, इनके नाम पर, जो सर थॉमस स्टैनफोर्ड रेफरस थे, इनके नाम पर इसका नाम रेफ्लेसिया रखा गया था। बात करें कमल की, तो कमल का होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा, इसका बॉटनिकल नेम होता है कमल का नीलम्बो न्यूसीफेरा। बात करें सूर्यमुखी की, तो सूर्यमुखी का होता है हेलिएंथस एनुअस, हेलिएंथस एनुअस होता है सूर्यमुखी का, और कमल का होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़ों का परागण क्या कहलाता है? नंबर 1 एंटोमोफिली, 2 एनिमोफिली, 3 ऑर्निथोफिली और 4 चिरेप्टोफिली। तो आपको बताना है जो चमगादड़ होती है, जो प्रकाशित तरंगों द्वारा रात के समय में इनको दिखाई देता है, तो इनका परागण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चिरेप्टोफिली, यानी कि चिरेप्टोफिली चमगादड़ों का परागण कहलाता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किनमें द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है? नंबर 1 ब्रायोफाइट्स में, नंबर 2 टेरिडोफाइट्स का, 3 जिम्नोस्पर्म और 4 आवृत बीजी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसका मुख्य लक्षण द्विनिषेचन की डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आवृत बीज, यानी कि वे बीज जो आवृत होते हैं, जो ढके हुए होते हैं, परत द्वारा ढके होते हैं, आवृत बीजी, उनके में जो निषेचन की क्रिया होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक कीटाहारी पादप है? नंबर 1 पैशन फ्लावर पादप, 2 घटपर्णी पादप, 3 रात की रानी पादप और 4 फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इसमें कौन से कीट आ रहे हैं जो कीटों को आहार के रूप में ग्रहण करता है, उनको खाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन 2 घटपर्णी पादप, यानी कि ये मटके के आकार का होता है, आगे से इसका जो मुंह होता है वो मटके की तरह खुला होता है, और जब भी कोई जीव, कोई भी कीट इसके आके बैठता है तो तुरंत से अपने मुंह को बंद कर लेता है और उस कीड़े को अपने अंदर लेकर उसके भोजन के रूप में उसको खा लेता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 घटपर्णी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? नंबर 1 डार्विन ने, नंबर 2 कैरोलस लीनियस ने, 3 लैमार्क ने और 4 बुफान ने। तो आपको बताना है जो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा कैरोलस लीनियस ने। जो कैरोलस लीनियस है विज्ञान की शाखा के जनक हैं, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक का विकास किया है। ओके फ्रेंड, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, नंबर 2 साइटोकाइनिन, 3 एस्ट्रोजन और 4 थायरॉक्सिन। तो आपको बताना है जो इनमें पादप हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है एक पादप हार्मोन होता है जो पादपों के द्वारा स्रावित किया जाता है। बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। एस्ट्रोजन होता है, ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो फीमेल्स में विभिन्न प्रकार के चेंजेस, उनके शारीरिक स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार के चेंजेस देखने को दिखाई देते हैं, वो इसी हार्मोन की कमी से, इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। और जो थायरोक्सिन होती है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, 2 वृद्धि के मापन में, 3 रसाकर्षण की दर मापने में और 4 ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वृद्धि के मापन में, यानी कि ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसी भी सिम्टम की वृद्धि के मापने में प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाल बंट एक बीमारी है, तो आपको बताना है इनमें कर्नाल बंट एक बीमारी है वो किसकी है? नंबर 1 धान की, 2 सरसों की, नंबर 2 मटर की, नंबर 3 सरसों की और 4 गेहूं की। तो कर्नाल बंट एक बीमारी है फ्रेंड गेहूं की, जिसका बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। बात करें सरसों की, तो सरसों का होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसका बॉटनिकल नेम होता है। मटर का होता है पाइसम सेटाइवम और धान का होता है ओराइजा सेटाइवा। आपको इनके बॉटनिकल नेम भी याद रखने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। धान का होता है ओराइजा सेटाइवा, मटर का पाइसम सेटाइवम, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और गेहूं ट्रिट्रिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम होता है। जो कर्नाल बंट बीमारी है वो गेहूं की एक बीमारी होती है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? नंबर 1 उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, नंबर 2 उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, नंबर 3 उसके अणुओं के कुल वेग का और 4 उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 4 उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, यानी कि उनके जो उसके पार्टिकल जो अणु होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उन अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा उसी वो वस्तु का उसके ताप का सूचक होता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? नंबर 1 40 डिग्री, 2 100 डिग्री, 3 -100 डिग्री और 4 -40 डिग्री। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 -40 डिग्री। कि -40 डिग्री वो टेम्परेचर होता है जिसपे सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट दोनों में उसका तापक्रम हमेशा क्या बना रहता है? समान बना रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। नंबर 1 दाब के, 2 पौधों में वृद्धि के, 3 ऊष्मीय विकिरण के, और 4 वायु की गति के। तो आपको बताना है इनमें से कौन से है जिसको बोलोमीटर मापने की एक युक्ति है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऊष्मीय विकिरण, यानी कि बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरणों का मापन किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी के दिनों के दौरान मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? नंबर 1 विषरण के कारण, 2 वाष्पोत्सर्जन के कारण, 3 ऑस्मोसिस के कारण, और 4 वाष्पीकरण के कारण। तो आपको बताना है जो गर्मी के दिनों में जब अपन मटके में पानी डाल के रखते हैं तो कुछ टाइम में ठंडा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण के वेपोरेशन के कारण, यानी कि वाष्पीकरण के कारण मटके का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? नंबर 1 लोहे का टुकड़ा, 2 जल, 3 स्वर्ण का टुकड़ा, और 4 बेंजीन। तो आपको बताना है जो किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, यानी कि उसके ऊष्मा को धारण करने की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है, तो वो होती है जल की, यानी कि जो पानी होता है, वाटर होता है, उसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? नंबर 1 मैसोन कणों से, 2 न्यूट्रिन कणों से, 3 हिग्स बोसॉन की, और 4 विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो जो गामा किरणें होती हैं फ्रेंड बेटा, उनको बताना है कि ये किसकी बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विद्युत चुंबकीय तरंगों, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती हैं कौन? गामा किरणें, इसलिए उनमें विद्युत का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? नंबर 1 संलयन अभिक्रिया, 2 विखंडन अभिक्रिया, 3 रासायनिक अभिक्रिया, 4 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विखंडन अभिक्रिया, यानी कि विखंडन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो होती है विखंडन अभिक्रिया, और इसमें हानिकारक किरणें सबसे ज्यादा पैदा होती हैं। ओके फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता नापी जाती है। नंबर 1 गीगर गुलर काउंटर से, 2 पोलरीमीटर से, 3 कैलोरीमीटर से, और 4 बैरोमीटर से। तो आपको बताना है जो रेडियो धर्मिता होती है वो मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड नंबर 1 गीगर मुलर काउंटर से, यानी किसी भी पदार्थ की, किसी भी प्रकार की जो रेडियो धर्मिता मापी जाती है उसके लिए गीगर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। बात करें बैरोमीटर की तो दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, और किसी भी पदार्थ की कैलोरी के मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण के कारण, 2 इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण के कारण, 3 इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण, और 4 इलेक्ट्रॉनों के दान के कारण। तो सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण, कि जो इलेक्ट्रॉनों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, वो उसमें जो बंध बनता है वो होता है सहसंयोजी बंध। सह यानी कि साथ में संयोग करके जो बंध बनाया जाता है वो होता है सहसंयोजी बंध, और वो उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे प्रबल आक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो नंबर 1 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन, 3 फ्लूओरिन, और 4 आयोडीन। तो आपको बताना है इनमें सबसे जो प्रबल आक्सीकारक एजेंट है तो वो है फ्लूओरिन। फ्लूओरिन की आक्सीकरण अवस्था वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एक प्रबल आक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और आई होप सो आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके जो पेरेंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिए, और साथ में उनको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें विद बेल आइकन बटन के साथ में, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपसे मिल सकें। अब इससे इतना सा होगा कि मुझे अच्छा रहेगा, मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट इसके लिए और इसके पिछले वीडियो आपको देखना चाहे तो आई बटन में या एंड स्क्रीन बटन पे आप क्लिक करके पीछे की वीडियो देख सकते हैं, या मैंने इसके लिए आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें जाकर भी आप शुरू से सारे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं और अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, और आप अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए और मैं आपके लिए बहुत बेटर से बेटर कंटेंट लाता रहूँगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।